नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 10 अगस्त 2025 यानी रविवार के न्यूज बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की खास खबरें हैं। धराली में 5,000 रुपए के फौरी मुआवजे का विरोध होने के बाद जागी सरकार, अब किया ध्वस्त मकानों के लिए 5-5 लाख रुपए की फौरी मदद का ऐलान। आपदा में मारे गए लोगों के परिजन को भी दिया जाएगा 5-5 लाख रुपए। हरसिल व नेलांग के आपदाग्रस्त इलाकों से 9 अगस्त को रेस्क्यू किए गए 480 लोग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम धामी को लिखा खुला खत। धराली से में कुछ लोगों से की बातचीत का वीडियो भी किया शेयर। गौलापार के अमित हत्याकांड का 6ठे दिन हुआ खुलासा। मनोचिकित्सक की काउंसलिंग के बाद आरोपी ने उगला सच। बरामद किए गए बच्चे के कटे हुए अंग। हाईवे पर टोल प्लाजा के पास हाथी ने कार पर किया हमला, वीडियो हुआ वायरल। खबरें विस्तार से। धराली के में 5,000 रुपए के फौरी मुआवजे का विरोध होने के बाद जागी सरकार, अब किया ध्वस्त मकानों के लिए 5-5 लाख रुपए की फौरी मदद का ऐलान। आपदा में मारे गए लोगों के परिजन को भी दिया जाएगा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत के लिए शनिवार को 2 घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि धराली में आपदा से जिन लोगों के मकान पूरी तरह ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पुनर्वास के लिए 5-5 लाख रुपए का तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजन को भी 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि ये ऐलान धराली में 5,000 रुपए का फौरी मुआवजा बांटे जाने का विरोध होने के बाद किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं सरकार ने आपदा से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार और स्थायी आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिए 3 सदस्यीय समिति भी बनाई है। समिति में राजस्व विभाग के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे, उत्तराखंड सिविल एविएशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी UCADA के CEO आशीष चौहान और वित्त विभाग के अपर सचिव हिमांशु खुराना को शामिल किया गया है। इस समिति को 1 हफ्ते में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट और 1 महीने में अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह समिति धराली गांव के भविष्य के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी नीति का खाका तैयार करेगी, जिससे स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित की जा सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको बताते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट। हरसिल व नेलांग के आपदाग्रस्त इलाकों से 9 अगस्त को रेस्क्यू किए गए 480 लोग। उत्तरकाशी के हरसिल और धराली में आई आपदा के बाद जारी राहत और बचाव कार्य के तहत शनिवार को हरसिल व नेलांग से कुल 480 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गौरतलब है कि आपदा से प्रभावित इन इलाकों से पिछले 4 दिनों में कुल 1126 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं गृह विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त PS पांगती को इस इलाके में रसोई गैस के रोजाना 20 से 25 सिलेंडर भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उनसे रोजाना 2000 लीटर डीजल भेजने को भी कहा गया है। उन्होंने इसका भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है कि आपदा प्रभावित इलाके में खाद्य सामग्री की कोई किल्लत ना हो। बकौल बगोली, जब तक सड़कों की बहाली नहीं हो जाती, तब तक घोड़े और खच्चरों के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने BRO की रिक्वेस्ट पर धराली में जल पुलिस को सर्च व रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जल्द नाव भेजने का भी आदेश दिया है। अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम धामी को लिखा खुला खत। धराली में कुछ लोगों से की बातचीत का वीडियो भी किया शेयर। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने धराली में आई आपदा के बाद चल रहे रेस्क्यू अभियान को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुला खत लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने धराली में कुछ लोगों से बातचीत कर उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हम आपको शनिवार को लिखे गए उनके इस खत को जस का तस सुना रहे हैं। उन्होंने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी,
धराली में आई भीषण आपदा के बाद आप तस्वीरों को मीडिया मैनेजमेंट के जरिए देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। अभी कुछ देर पहले मेरी बात बिहार के एक मजदूर से हुई जो किसी तरह जान बचाकर निकला। उसने बताया कि मेरे 40 साथी अब तक लापता हैं। सोचिए, सिर्फ एक व्यक्ति के जानने वाले 40 लोग गायब हैं, तो कुल लापता लोगों का आंकड़ा कितना बड़ा होगा। उत्तरकाशी का एक स्थानीय युवक जो पिछले कई दिनों से फंसा था, कह रहा है कि उसे अब तक कोई राहत सामग्री नहीं मिली। वे भूखे प्यासे ठंड में खुले आसमान के नीचे इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों लोग अब भी सड़क मार्ग पर फंसे हैं। ना रेस्क्यू पहुंचा, ना खाने पीने का इंतजाम हुआ। आप सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर की तस्वीरें दिखाकर दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर फंसे लोगों को ले आया, तो फिर इस वीडियो में सड़क पर यहां से निकलने के लिए कोशिशें करती इतनी भीड़ क्यों दिख रही है? मुख्यमंत्री जी, आपने मीडिया में हम राहत कार्य कर रहे हैं का चित्र खींचकर जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग वहीं जमीन पर हैं वे इस सरकारी तस्वीर में खुद को ढूंढ ही नहीं पा रहे। आपका काम सिर्फ कैमरों के सामने रिव्यू मीटिंग करना नहीं है, आपका असली काम है हर फंसे हुए व्यक्ति को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। मैंने पहले भी कहा था और आज भी फिर कह रहा हूं कि अगर आपकी सरकार में सच में मदद की इच्छा है तो तुरंत और हेलीकॉप्टर किराए पर लीजिए। रेस्क्यू के लिए निजी संसाधनों का भी इस्तेमाल कीजिए। ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये मीटिंग्स किसी की जान नहीं बचा सकती। हर मिनट की देरी किसी परिवार को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री जी, राजनीति और प्रचार के इस चक्र से बाहर निकलिए, क्योंकि आपदा की राजनीति करना आसान है, लेकिन उस आपदा में मरने वालों की चीखें कभी राजनीति को माफ नहीं करती। मैं मांग कर रहा हूं कि धराली में फंसे हर एक व्यक्ति को तुरंत रेस्क्यू कीजिए, वरना इतिहास आपको उस मुख्यमंत्री के रूप में याद करेगा जिसने आपदा में फोटो तो खिंचवाई, लेकिन अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो आपको हमने सुनाया महारा का सीएम धामी के नाम ट्विटर पर लिखा गया खुला खत। अब सुनिए उनकी धराली में लोगों से। मंजीत कुमार कहाँ से हैं? बिहार से हैं। कितने लोग गायब हैं आपके साथ? हमारे 40-45 बंदे गायब हैं। अच्छा, उनका कोई पता वता नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से हो? बेतिया से? हम जी बेतिया से हैं। और बेतिया उनका कुछ पता नहीं चला? उनका कोई पता नहीं चला। आपका एक साथी जो 6:30 बजे आपसे बात कर पाया, उसका कुछ पता चला? उसका कोई बात उसके पता नहीं चला। मतलब उसके बाद भी बात किया 6 बजे के बाद भी इसका मतलब वहाँ बाढ़ थी? हाँ, बाढ़ थी। उसके बाद आप कहाँ से है? बेतिया से। देखिए, हम लोग सुबह आज चले हैं पैदल यहाँ से, पैदल 50 किलोमीटर हम चले थे। तो। इन लोगों को थोड़ा भरोसा दिया है और इन लोगों का सब सुरक्षित है। इन लोगों को भी हमने अपने साथ लेके चलने का वादा किया है और हम सब लोग अब वापस जा रहे हैं। ये आपका नाम क्या है? रविंदर। आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से हैं। आप वहाँ क्या काम कर रहे थे? होटल में। क्या स्थिति है? स्थिति तो सर बहुत बेकार है, क्या बताऊं। कोई आप लोगों को राहत सामग्री, मुख्यमंत्री आए थे, कुछ करके गए? आया था, फिर वहाँ मैं यात्रियों को भेज रहा था, हमें बोल रहा है एक माचिस की तिली तक नहीं दी। गरीबों के लिए कुछ नहीं दिया उसने। अच्छा, कुछ नहीं दिया सर। अगर देता तो फिर हम लोग फिर ये क्यों होना पड़ता? कोई जंगलों में रह रहे, किसी के मौसम छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे वो? भैया फिर जाएंगे हम, चिंता मत करो। खबर नैनीताल जिले से है। गौलापार के अमित हत्याकांड का 6ठे दिन हुआ खुलासा। मनोचिकित्सक की काउंसलिंग के बाद आरोपी ने उगला सच, बरामद किए गए बच्चे के कटे हुए अंग। नैनीताल पुलिस ने गौलापार इलाके में हुई 10 वर्षीय मासूम अमित की हत्या के मामले का खुलासा 6ठे दिन यानी शनिवार को कर दिया। गौरतलब है कि बच्चा 4 अगस्त से लापता था और उसका सिर व हाथ कटा शव 5 अगस्त को एक प्लास्टिक के कट्टे के अंदर गड्ढे में दबा मिला था। मामले में पुलिस ने संदिग्ध मानकर निखिल जोशी नामक शख्स को पूछताछ के लिए उठाया था और कटे हुए अंगों को ढूंढने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई थीं।
पुलिस ने बताया कि निखिल सातिर किस्म का है और वह तांत्रिक क्रियाओं की ओर घटनाक्रम को मोड़कर पुलिस टीम को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। बकौल पुलिस, इसके बाद उसकी मानसिक स्थिति में जटिलता और बार बार गुमराह करने की प्रवृत्ति को देखते हुए मनोचिकित्सक डॉक्टर युवराज पंत की मदद ली गई। पुलिस ने बताया है कि शनिवार को आरोपी ने बच्चे की हत्या का जुर्म कबूल किया और बालक की हत्या कर शव को बाड़े में गड्ढे के अंदर दबाने व सिर और दाहिना हाथ गोठ में कबाड़ के नीचे गाड़ने की बात बताई। बकौल पुलिस, निखिल की निशानदेही पर उसी गोठ से बच्चे की चप्पल, सिर व कटा हुआ हाथ बरामद कर लिया गया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह बच्चे को कुकर्म के इरादे से अपने साथ ले गया था, लेकिन बच्चे के विरोध करने पर उसने बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। बकौल एसएसपी, आरोपी ने वारदात को छिपाने के लिए मृतक का सिर और हाथ काट डाले और समय की कमी के चलते शव को अपने ही घर के पीछे जल्दबाजी में दफनाया था। आपको सुनाते हैं मामले में एसएसपी प्रहलाद मीणा का। काठगोदाम थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट हुई जिसमें 10 वर्ष के बच्चे के गायब होने की सूचना मिली। पुलिस ने तत्काल मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर की और इसके साथ ही पुलिस ने अपना तलाशी भी शुरू की। जो उस दिन के सीसीटीवी और कुछ लोगों से पूछताछ की गई, उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति से उसका बात करना और उसके साथ में जाना पाया गया था, तो पुलिस ने पूछताछ के लिए उसको बुलाया। उसके बाद में रात्रि में गाँव वालों के द्वारा और पुलिस के द्वारा भी सर्च किया गया। अगले दिन सुबह पुलिस को अपने स्निफर डॉग के माध्यम से जो मिसिंग बच्चा था उसकी बॉडी मिलती है, जो हमारा संदिग्ध उसके नेक के पीछे की तरफ, और जब देखा गया तो बॉडी में सिर और एक हाथ नहीं था। उसके बाद उस सारे क्षेत्र में पुलिस के द्वारा बहुत सघन तलाशी की गई, हर जगह देखा गया, सीसीटीवी का, इसके साथ साथ ड्रोन का और उसके साथ साथ हमारे FSL की टीम है उनका भी यूज किया गया। और पुलिस ने मैनुअली और इक्विपमेंट से हर तरीके से वहाँ जो बचे बॉडी पार्ट थे वो तलाश करने का प्रयास किया। चूँकि पहले दिन से ही एक संदिग्ध जो है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उसके द्वारा अलग अलग पूछताछ में अलग अलग बयान दिए गए और अपने आप को मानसिक रूप से रोगी होना और अपनी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होने का पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। इस चीज़ की सत्यता के लिए हमने मनोचिकित्सक जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद की और उनके द्वारा बताया गया है कि ये पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और ये जो है जानबूझ के इस तरीके के सिम्टम्स और इस तरीके के बयान दे रहा है ताकि पुलिस इस सारे घटनाक्रम को किसी और की संलिप्तता तथा किसी तांत्रिक क्रिया में ये घटना होने के संदर्भ में संकेत सर परिवार ने अभियुक्त ने ये जुर्म करना स्वीकार किया। उसके साथ ही जहाँ पर बचे बॉडी पार्ट वो भी रिकवर किए गए और प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ है उसमें ये चीज़ आई है कि ये बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट के इरादे से लेके गया। बच्चे ने जब विरोध किया तो इसने पहले उसे गला दबा के हत्या की और बाद में जो है उसे गर्दन और एक हाथ काट के कर दिया और ये दोनों जो बॉडी के पार्ट हैं उनको अलग अलग जगह से बनाया। इसका इरादा बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके और जो मृतक का शरीर था उसको दफनाने का था, लेकिन चूंकि पुलिस ने इसको उसी दिन संदिग्धता के आधार पर हिरासत में लिया था उसके बाद इसको इन सब चीज़ें करने का मौका नहीं मिला, तो जो बॉडी के दोनों पार्ट है रिकवर हो गए। इस कार्य के लिए जो हमारी टीमें थी, चाहे वो गुदामी थाने की टीम हो, काठगोदाम की टीम हो, SOG की टीम हो, इसके अलावा हमारे SP क्राइम दोनों टीमों से पूरे जिले की पुलिस के साथ साथ में जो FSL है उन्होंने और जो सूचना तिवारी के नाम से किसी विशेषज्ञ उन्होंने भी इस मामले में हमारी, तो सब लोगों ने मिलकर इस हत्या का नाम किया है। किसी और कहा तो नहीं है इसमें अभी तक की जो विवेचना और जो तथ्य हैं उसके हिसाब से अभियुक्त ने अकेले ने घटना की, किसी और की संगठन से परिवार का इसमें जो है उनके हिसाब से परिवार की देखिए हत्या के बारे में इसने जो हथियार फेंका है उसके संदर्भ में भी इसने बहुत चीज़ें बताई, लेकिन उसका एग्जैक्ट वो हथियार कहाँ फेंका है ये पता नहीं। उसकी तलाशी भी की जा रही है, इसके लिए पुलिस उसको जो है रिमांड पर लेकर रिमांड पर लेके जो बरामदगी है वो भी सर कितने समय से फॉलो कर रहा था, इस बच्चे को कितने समय से फॉलो कर रहा था, क्या अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है जिसके आधार पर कह सकें कि अभियुक्त की कोई पुरानी सेक्सुअल जो असॉल्ट है उसकी हिस्ट्री हो या पहले इसने किसी को टारगेट किया। हालांकि जो कुछ पूछताछ है उसमें ये चीज़ है कि अड़ोसी पड़ोसी जो है उनके बच्चों के बारे में ये उनसे पूछताछ करता रहता था, लेकिन कभी इसको पब्लिक ने या किसी अड़ोसी पड़ोसी ने उतना गहराई से नहीं लिया कि ये किस की लास्ट न्यूज। हाईवे पर टोल प्लाजा के पास हाथी ने कार पर किया हमला, वीडियो हुआ वायरल। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला स्थित टोल प्लाजा के पास शनिवार शाम करीब 7:15 बजे एक हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया, जिससे चीख पुकार मच गई। घटना में कार के शीशे टूट गए। हालांकि इस दौरान कार के ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जिससे कार सवार बाल बाल बच पाए। इस घटना का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें हाथी कार पर हमला करने के बाद सड़क पार कर जंगल की ओर जाता दिख रहा है। वहीं वीडियो में वाहन चालक तेज आवाज वाला हॉर्न बजाते हुए सुनाई दे रहे हैं। सड़क पर काफी ट्रैफिक भी है। यह वीडियो हमारी टीम ने सोशल मीडिया से लिया है। देखिए वायरल वीडियो।
अब बारी है 11 अगस्त के पंचांग की। 11 अगस्त को है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि सुबह 10:33 तक रहने वाली है और सोमवार का दिन रहेगा। वहीं दोपहर 1 बजे तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। रात 9:34 तक अतिगंड नाम का योग रहने वाला है, जबकि सुबह 10:33 तक गर नाम का करण रहेगा। शुभ मुहूर्तों के लिहाज से देखें तो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक अभिजित मुहूर्त और सुबह 6:04 से 7:36 तक अमृतकाल रहने वाला है। आप अपनी सुविधा के लिए इस पंचांग का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि तथ्यात्मक रूप से सही और जमीनी खबरें, जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। पहाड़ से सरोकार रखने वाले लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए पी फॉर पहाड़ न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल।